नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया प्रशांत। नमस्कार। यही जगह थी, यही दिन था, यही हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। आज भारत आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन ये 74 बरस बड़ा तवील सफर था। कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी बार लड़खड़ाए, गिरे, फिर संभले। 74 बरस में पीढ़ियां बदल गई। 74 बरस पहले जो भारत चिट्ठियां लिखा करता था, आज वो एक क्लिक पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेटे है। एक टच पर पूरा संसार उसके हाथों में आ गया है। लेकिन कामयाबी सिर्फ इतनी नहीं है। कामयाबी उस दिन होगी जब इस भारत के 58% वो लोग जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये आंकड़ा 0 पर आ जाएगा। कामयाबी उस दिन होगी जब वाकई भारत आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। तो आज चर्चा इसी पर कि कहां से चले थे और कहां पहुंचे हम। हमारे साथ जुड़ा है, खास पैनल जुड़ी हुई है। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट अभी शुक्ला उदेनिया, इनके साथ मेरे साथ अर्थशास्त्री कपिल होलकर भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अभी आपका रुख करूंगी। आप शिक्षा और समाज दोनों ही क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। 74 बरस को पलट कर देखती हैं जब, और 2020 पर आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव आप देख रही हैं? थैंक यू शिफाली फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और आज 74वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। इन 74 सालों में बहुत चीज़ें बदली है, नो डाउट। शिक्षा, जैसे कि आपने स्पेसिफिकली कहा है शिक्षा, तो हमारा लिटरेसी रेट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। कहा हम 17 या 18% लिटरेसी रेट लेके बैठे थे, और आज की डेट में वही लिटरेसी रेट जो है हमारा वो 78% हो गया है। लोगों में अवेयरनेस आई है पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेके लोगों में जागरूकता आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था। समय की नीड ऑफ द आवर जिसको बोलते हैं, जरूरी था हमारे लिए डेवलप्ड नेशन बनने के लिए। दो वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, बट एजुकेशन में जहां हमारे पास हार्डली 30 या 35 यूनिवर्सिटीज थी, आज की डेट में हमारे पास 800 यूनिवर्सिटीज या 800 से भी ज्यादा हो गई होंगी अब तो, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकमेंडेड, जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है। सो डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर में तो वी हैव आउटग्रोन आवरसेल्व्स एंड वी आर क्वाइट प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल अभी, लेकिन चुनौती ये भी है अभी कि शिक्षा का दर जो है वो तो बड़ी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ शिक्षा के स्तर में जो सुधार होना चाहिए, उसमें अभी भी कहीं गुंजाइश लगती है आपको? ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह से बदलाव नहीं हो पाया है। 100% अग्री करती हूँ मैं आपसे शिफाली, बट हमको हर चीज़ का पॉजिटिव और ब्राइटर साइड भी देखना चाहिए। जहाँ पे ग्रामीण, अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें, जहाँ पे शायद स्कूल होते ही नहीं थे, कितने ही किलोमीटर्स के एरियाज पे अगर हम फोकस करें तो कई मुश्किल से 1 या 2 स्कूल मिलते थे। आज की डेट में मैक्सिमम गाँव में स्कूल्स हैं, मैक्सिमम जगहों पे सरकार कोशिश कर रही है कि शिक्षा पहुंचाई जाए। लेवल क्वालिटी उतना नहीं है, नो डाउट, पर एटलीस्ट शिक्षा पहुंच तो रही है, कोशिश तो जारी है। हर चीज को समय लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जो पिछले 74 सालों में नहीं हुआ वो एकदम से हो जाए। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बट सूनर और लेटर आई थिंक विल रीच जहाँ पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, वो क्वालिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। बिल्कुल, मैं कपिल जी का रुख करना चाहूंगी। कपिल जी, असल ग्रोथ जो होती है वो जो हमारी इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ी इसको लेकर होती है। दुनिया का 5वां मजबूत देश है इकोनॉमी के लिहाज से भारत, लेकिन फिलहाल कोरोना का जो संकट है उसमें इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमी डगमगाई हुई भी है। तो ये चुनौती भी है सामने, और आपसे ये सवाल भी कि 74 साल में कैसे आगे बढ़ी है देश की इकोनॉमी? शेफाली, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 74 साल हम एक एक कदम आगे बढ़े हैं। 74 साल का सफ़र, ये एक ऐसा सफ़र मेरा मानना है जहाँ पे देश ने अपने अनुभवों से सीखा, जो सरकारें रही उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और परिवर्तन किया। जैसे कि अभी आपके जो स्पीकर है उन्होंने बोला कि हमें ब्राइटर साइड ऑफ द
वो देखना चाहिए हमेशा, और मैं उस पर भी बात करूँगा और नेगेटिव पर भी बात करूँगा, क्योंकि हमें दोनों बातें करनी है आज। तो अगर हम देखें कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ भारत की इकोनॉमी में, वो सन 1991 के बाद हुआ। 1991 में हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि जहाँ पे हमारे पास में 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व था। उसके बाद में सरकारों ने ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और इसके साथ साथ लिबरलाइजेशन, ये 3 पॉलिसी लेके आई नरसिम्हा राव सरकार। वहाँ से भारत की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हुआ। जहाँ पे हम पहले एक तरीके से सरकारें व्यापार करती थी या हम मिक्स्ड इकोनॉमी में थे, हम प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लग गए। जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था का 50% एग्रीकल्चर से आता था, हम सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़े। कहीं ना कहीं आप देखिए आज वर्ल्ड में हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, TCS है, हिंदुस्तान HCL टेक है, इन्फोसिस है, ये पूरे वर्ल्ड में सर्विसेज दे रही हैं, IT सर्विसेज दे रही हैं। इस सब ने हमारे देश के युवाओं को एक बहुत बड़ा रोजगार दिया और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर हम बात करें सन 1990 में होम लोन लेने जाते थे तो उसका रेट होता था 16%, ऑटो लोन लेने जाते तो उसका रेट होता था 20 से 25%। आज होम लोन, ऑटो लोन आपको 7%, 8% का अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ने से, ब्याज दरें कम होने से कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो आप इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि हमने जो जर्नी करी है, इस जर्नी में हमने जो पड़ाव हासिल किए हैं, जिन जिन पड़ाव पे हम पहुँचे हैं, वहाँ पे हम हर वक्त कुछ न कुछ सीखा है। हमारी गलतियाँ भी रही हैं, उन गलतियों से सरकारों ने सीखा है और सुधार किया है। जहाँ तक कोरोना की सब बात करता हूँ मैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देयर इज़ एन ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। अगर आज हम बात करें तो अलग अलग तरीके से व्यापार करने के माध्यम ढूंढ लिए गए हैं। डिजिटाइजेशन होने से आप देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, मोबाइल पे क्लासेस होने लग गई हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप पे लोग अपनी क्लासेस कर रहे हैं। तो एजुकेशन को एक नई दिशा मिली है। कंजम्पशन की बात करें तो होम डिलीवरी के चलते कई मोबाइल ऐप पे लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, तो कंजम्पशन हो रहा है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ज़रूर थोड़ा सा हिट हुआ है, पर मैं इसको एक तरीके से देखूँगा कि एक टेम्पररी फेज़ है। धीरे धीरे इकोनॉमी खुली है, इकोनॉमी खुलने के बाद में कंजम्पशन बढ़ा है। और मुझे लगता है जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी है कि हम वैक्सीन लेके आ रहे हैं, 3 वैक्सीन जो ट्रायल में हैं, तो मुझे लगता है अगर अगले वर्ष तक वैक्सीन आ जाते हैं, दिसंबर या जनवरी 2021 तक वैक्सीन आ जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम वापस एक पटरी पे आ जाएंगे। बिल्कुल कपिल जी, आत्मनिर्भर भारत की जो बात है और आज पीएम मोदी ने जो लोकल पर वोकल का जो पर भी जो जोर दिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं रुक करना चाहूंगी अजय कुमार जैन सर का, इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया BSF एक्समैन वेलफेयर एसोसिएशन। अजय सर, आपको सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपसे पूछना चाहूंगी कि 74 साल में सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत कितना मजबूत दिखाई देता है आपको? नमस्कार, आप सभी को भी 74वीं सालगिरह स्वतंत्रता की मुबारक हो। जैसा कि आपने पूछा कि 74 साल में सामरिक दृष्टि से हम कितने आगे बढ़े और मजबूत हुए हैं। देखिए, शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत कम संसाधनों के साथ हमने शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। जहाँ पे हमारे देश में कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बाद कुछ सुविधाएं जुटना शुरू हुई, कुछ फैक्ट्रियाँ भी लगी, सामरिक फैक्ट्रियाँ भी लगी और हमारे यहाँ पे सामरिक युद्ध में काम आने वाले वेपन बनने लगे, स्मॉल वेपन। फिर आगे बढ़े हम, तोप बनने लगी। पर जिस स्पीड से या जितनी शिद्दत के साथ हमारी पुरानी अभी की जो गवर्नमेंट आई है उसने तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हमें सेना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आधुनिक तरीके के हथियार मुहैया कराएं, एयरक्राफ्ट मुहैया कराएं। जैसे आपने अभी देखा पिछले दिनों ही नए हवाई जहाज, बहुत सारे युद्धक आए। अणु सेक्टर में, परमाणु सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो इस गवर्नमेंट ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। जी, अभी का रुख करना चाहूँगी मैं। अभी चूँकि सामाजिक क्षेत्र में भी आप लगातार काम करती हैं, इन 74 सालों में एक आम भारतीय को देखें अगर हम,
तो उसने लाइफस्टाइल पर ज़्यादा जोर दिया क्या? जिस तरह से लोन बढ़े, मतलब 80-90 के दशक से जिस तरह से लोन मिलने लगे, कार जो है पहले का जो आंकड़ा है औसत ये था कि 1 लाख लोगों पे, ये मैं काफ़ी पहले की बात कर रही हूँ 40s की, 1 लाख लोगों में 41 लोगों के पास कार हुआ करती थी, अब तो ये लाखों में आंकड़ा पहुंच चुका है। तो लाइफस्टाइल पर जोर बदला है हिंदुस्तान के आम आदमी का क्या? आप किस निगाह से देखती हैं? डेफिनेटली शेफाली, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ज़्यादा लेवल पे आ रहे हैं। आज हर किसी को कार चाहिए। अगर घर में 4 मेंबर्स है तो घर में शायद आपको 4 कार्स भी मिल जाएगी। कोई इसमें आपको शौक नहीं लगेगा कि अच्छा, इनफैक्ट मेंबर्स कम है और कार ज़्यादा है, रहने वाले 2 लोग हैं और घर जो है हमारे वो 4 BHK 5 BHK से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल। और मुझे नहीं लगता कुछ गलत भी है, क्योंकि आपको अपना एक स्टेटस मेंटेन करके चलना है। और अगर मैं, जैसा कि मैंने कहा कि आई हैव अ पॉजिटिव अप्रोच फॉर एवरीथिंग, तो अगर आप कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो आप इस मामले में तो आप कह सकती हो कि काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस है। जिस तरह से हमने कहा कि जो लिटरेसी रेट्स हमारे बढ़े, हमारी एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इन सारे चेंजेस। अगर हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन अपने आप को बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत बेसिक चेंजेस है। टेक्नोलॉजी जो हमारे अब्रेस्ट जिससे हम लोग हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, वो चेंजेस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, उनके साथ हमको चलना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो शायद हम बाकी नेशन से तो पीछे ही रह जाएंगे, जो कि इस वक्त सिनेरियो नहीं है। हम वन ऑफ द मोस्ट वांटेड नेशंस हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बिल्कुल। कपिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि प्रति व्यक्ति जो औसत आय थी वो 250 रुपए से बढ़ के लाख रुपए, 1 लाख तक पहुंची है, 1.25 लाख तक पहुंची है। बल्कि ये एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है 74 सालों का। लेकिन इन 74 सालों में 2020 का जो बरस था वो बहुत सारी चुनौतियां देकर गया है। महानगरों से जिस तरह से पलायन हुआ, रोजगार के जो रास्ते थे वो बंद हुए, कई सारे मजदूर गांव की तरफ लौट गए। और जैसा पीएम मोदी ने बार बार लोकल और वोकल पर जोर दिया है, तो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गांव को मजबूत करना अब कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जो हम बात करते हैं ना 2020 की, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश ने इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। अगर आप इतिहास में जाएं तो 1991 में एक क्राइसिस था जो हमारा इंटरनल क्राइसिस था। हमने सबने पढ़ा था कि उस समय हमारी स्थिति, हमारा पूरा सोना गिरवी रखने की आ गई थी। दूसरी जो क्राइसिस आई थी 2008 में आई थी, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा था। और एक ये 2020 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसको भी मैं वही नाम दूंगा कि हेल्थ केयर के कारण एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, जो मतलब कभी आज से पहले किसी ने ऐसा सिनेरियो देखा नहीं था। तो जहाँ तक सवाल इकोनॉमी का है, तो इकोनॉमी, मेरा ऐसा मानना है कि समय 2008 के बाद भी 18 महीने का समय लगा था तकरीबन इकोनॉमी को पटरी पे आने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी अगले 1.5 साल से 1.5 साल के अंदर वापस पटरी पे आ जाएगी। अगर हम जीडीपी के अनुमान निकालें तो 7.5% जीडीपी अनुमान हमारे लिए लिया भी गया है कि अगले 21-22 में हमारा अनुमान 7.5% जीडीपी का होगा। जहाँ तक गाँवों का प्रश्न है शेफाली, ये बहुत ज़रूरी है, सरकारें समझ भी रही है और प्रयास भी कर रही है कि जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा, जिला स्तर पर मॉडल विकसित नहीं होंगे, देश के जिला स्तर पर ऐसे मॉडल विकसित करना होगा जो एजुकेशन के पार्ट पे या प्रोसेसिंग के पार्ट पे, आपको जब तक वो विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आज भी हम देखें कि हमारा किसान सब्जी के भाव नहीं मिल पाते क्योंकि सब्जी अचानक से ज़्यादा पैदा हो जाती है, टमाटर का भाव नहीं मिल पाता क्योंकि टमाटर अचानक से ज़्यादा पैदा है। तो लोकल लेवल पे फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन, ये दोनों आपको तैयार करना होगा। सरकारों ने अभी काफ़ी इसके लिए बजटिंग भी किया है। अगर आप देखें तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है एग्रीकल्चर के लिए सरकारों ने ये मद में अलग से रखा है। तो बट काम बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है। सरकारें कर रही हैं पर उसको बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके हमारा किसान, हमारे गांव के लोग आत्मनिर्भर होंगे और वही असली आत्मनिर्भर भारत होगा।
बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत से ही जुड़ा सवाल अभी से करना चाहूंगी और 1 ही मिनट है अभी आपके पास क्योंकि समय खत्म हो रहा है हमारा। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का सपना जो 2020 में देखा गया 74वीं सालगिरह पर आज़ादी की, उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? शिक्षा और समाज की तो हमने बात ही की, हेल्थ का सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर बहुत गुंजाइश है। एग्जैक्टली आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही शेफाली यहाँ पे कि हेल्थ सेक्टर जो है वो मेजर हिट सेक्टर है इस वक्त, कंसिडरिंग द टाइम्स जिन समय में हम लोग चल रहे हैं। कोरोना का इतना संक्रमण फैल रहा है, आए दिन नंबर ऑफ पेशेंट्स मल्टीफोल्ड हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसमें जब हमको दवाइयाँ बाहर से लाना पड़ेंगी हमारे लिए या वैक्सीन के लिए, अगर हम किसी और पे डिपेंड, किसी और कंट्री पे रादर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत मेजर चुनौती का विषय है। हालांकि आज जैसे कि अनाउंसमेंट किया कि हम 3 वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, टचवुड अगर हमारे फेवर में वो वर्क कर जाती है तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट जो हमारे साइंटिस्ट और हमारी कंट्री के लिए होगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना बहुत अच्छा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है, बट उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने नारा दिया है, उसको हमें एक्चुअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज भी हमें हमारे लोकल जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कि हम जैसे शिक्षित लोग ही शायद समझ पाएं और चुनौतियों को एक्सेप्ट कर पाएं और आगे बढ़ा पाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभी आपका और हमारे तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा जहां से शुरू हुई थी कि बहुत तवील सफ़र था, मुश्किलें इस बरस भी कम नहीं है। 2020 का साल जो है वो इम्तिहान का साल है और वो इम्तिहान स्वाधीनता दिवस के जितने समारोह हुए उसमें भी दिखाई दिया। बहुत अलग रंग का स्वाधीनता दिवस रहा इस बार, लेकिन जज्बा भरपूर है और वो जज्बा ही है जो भारत को एक दिन आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। तो आप सबको आज़ादी के इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।